हेलो बच्चों। आज अपना सेकंड टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। देखो, कूलम्ब्स लॉ के अंदर कुछ चीजें हैं जो अपने को बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। एक तो है इसकी स्पेलिंग, ठीक है, जो कि कई बार गलत हो जाएगी, आपसे भी मुझसे भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मजाक की बात है, इसकी स्पेलिंग को ध्यान में रखना। बड़ी अजीब सी स्पेलिंग है, ठीक है, लेकिन आदमी अजीब नहीं था बिल्कुल भी। आदमी तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। जो बच्चे 11th में पढ़ के आए ना, उसी को आगे बढ़ाया है इसने। जो दो मासेस के बीच में हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते थे ग्रेविटी के वजह से, अब यहां पे अपन वही सेम चीज देखेंगे दो चार्ज के बीच में। तो कूलम्ब्स लॉ भाई साहब क्या कहते हैं? देखो, कहते हैं कि एक चार्ज, ये एक और चार्ज है, ठीक, दो चार्ज हैं जो कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ध्यान से समझना, दो चार्ज हैं जो कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो बॉडी जो फर्स्ट वाला जो चार्ज है उसके सेंटर से जो सेकंड वाला चार्ज है उसके सेंटर तक कुछ डिस्टेंस है, चार्ज नंबर 1 से चार्ज नंबर 2 तक इन दोनों के सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूर ये दोनों रखे हुए हैं। मान लेते हैं अपन कि इनिशियली अपन सपोज कर लेते हैं कि भैया ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन, दोनों प्लस के हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? रिपेल होंगे कि अट्रैक्ट होंगे? सेम चार्ज है, रिपेल होंगे, ठीक है। तो अपन यहां पे समझ इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अपन सपोज कर लेते हैं कि r है, ठीक है। r डिस्टेंस है, आपकी इच्छा हो तो आप l मान लो, आपकी इच्छा हो तो आपके लेटर का फर्स्ट, आपके नाम के लेटर का फर्स्ट अल्फाबेट मान लो, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अपन इसकी डिस्टेंस को r सपोज कर लेते हैं। अब जब देखते हैं यहां पे कुछ जो डिस्टेंस है, डजंट मैटर जो भी है, ये जो प्लस क्यू है ये इस वाले प्लस क्यू को क्या इस तरफ धक्का देगा? फोर्स जो लगेगा वो रिपल्शन वाला होगा। अपन इसको अभी कह लेते हैं कि ये 1 नंबर है और ये है 2 नंबर, ठीक है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में अपन ने देखा कि फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले को धक्का दिया, फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले को धक्का दिया, ठीक है, मतलब रिपेल किया। इसको लिखेंगे कैसे बच्चों? F on 1, सॉरी, F on 2 ड्यू टू 1, F on 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, ठीक है। अब यही सेम चीज देखो इस वाले के ऊपर, क्या सेकंड वाला जो चार्ज है क्या वो फर्स्ट वाले के ऊपर भी कुछ रिपल्शन शो करेगा? बिल्कुल करेगा, दोनों सेम टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? चलो बताओ, जब यहां पे सेकंड वाले बॉडी पे अपन ने देखा था तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लगाया था, 2 पे 1 की वजह से। तो जब 1 पे देखेंगे तो क्या लिखेंगे उसको? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है, ठीक है, दोनों प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो फोर्स जो भी लगेगा वो तो सेम ही होगा, फोर्स जो भी लगेगा वो कैसा होगा? सेम होगा ना भाई, दोनों का जब मैग्नीट्यूड सेम है। अगर इनकेस मान लो ये 2q अपन ले लेते, जो कि आगे लेंगे अपन, क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो उसमें, अगर ये 2q होता तो ये ज्यादा रिपल्शन करता, ये इस पे इतना नहीं कर पाता, समझे? तो वहां पे वैल्यू चेंज हो जाती। बट इनिशियली हम लोग ये सपोज करके चल रहे हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों जो चार्ज हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं। अब वो ये क्या कहता है समझो, कि जो फोर्स यहां पे लगेगा, ठीक है,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो अपन इसको मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी ऑफ फोर्स। ठीक है, दूसरी बात कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है आर के भी, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, 1/r और उसके स्क्वायर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन है, फोर्स। ठीक है, ये दो बातें। अब क्योंकि फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपन यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके हो गया। इट्स मतलब यहाँ पे करा कुछ नहीं है, इसको और इसको अपन ने साथ में लिख दिया मल्टीप्लाई करके, तो 1 इंटू Q1 Q2 इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक रूल होता है भाई कि जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो इक्वल टू लगता है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में तो हम सॉल्व कर नहीं सकते किसी भी चीज को। तो जब हम इस चीज को सॉल्व कर नहीं सकते तो क्या करेंगे, इसको हटा के इक्वल लगाएंगे। इक्वल होगा तो ही मैथमेटिकली अपन सिंप्लीफाई कर पाएंगे। जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल टू लगता है तो साथ में आता है एक कांस्टेंट। यहां पे कांस्टेंट है k। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, k। बाकी का सब कुछ वही रहेगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे जो फोर्स के लिए फॉर्मूला बना वो क्या बना, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे क्या कर रहे हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। अपन ने इनको साथ में लिखा, ये हटाया प्रोपोर्शनल का साइन और इक्वल लगाया तो एक कांस्टेंट आया k। ठीक है, अब जरा एक चीज में कंफ्यूजन शायद अगर किसी को हो कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, तो वो भी समझो। देखो अगर मैं कहूं कि ये जो है ये वाली कंडीशन लेते हैं अपन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, तो इसको एग्जांपल से समझो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। मान लो कि आप लोग जैसे गाड़ी चलाते हैं, मान लो चलाते ही होंगे, तो मैं जैसे जैसे स्पीड बढ़ाऊंगा, मतलब एक्सेलरेटर को बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी क्या, यस और नो, बढ़ेगी ना। जैसे जैसे हमने एक्सेलरेटर को एक्सेलरेट किया, बढ़ाया, उसका कान जो है वो उसको पकड़ के ऐसे खींचा तो स्पीड गाड़ी की तेज हुई, बिल्कुल हुई। तो वो कंडीशन कौन सी बनी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। मतलब अगर अपन एक क्वांटिटी इंक्रीज करें उसकी वजह से दूसरी चीज भी जो भी हो रहा है वो अगर इंक्रीज हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे फैन के लिए अपन बात करें कि फैन के लिए वो रेगुलेटर लगा होता है, वो मेरे रूम में इधर फैन का स्विच है ना, इसलिए मुझे याद आ गया एकदम से। तो अब फैन जो है उसका रेगुलेटर को ऐसे एक घुमाया तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, और घुमाया मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, 1 से 2 पे लेके गए, 2 से 3 पे लेके गए, 3 से 4 पे लेके गए। जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, फैन की स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, रेगुलेटर का और फैन का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर इसी की बजाय अपन इस चीज को ये कहें कि जैसे मुझे मान लो कि स्टेशन नंबर ए से बी पे जाना है, कोई 2 अलग अलग शहर हैं, इनके बीच में है डिस्टेंस कितनी, 100 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी गाड़ी जो है, ये मेरी गाड़ी है छोटी सी, ठीक है, ये मैं मेरी गाड़ी, इसमें टायर तो बनाया नहीं, टायर भी लगा देते हैं। तो ये छोटी सी गाड़ी को अगर मैं 100 किलोमीटर ए से बी पे लेके जाता हूं और मैं अपनी स्पीड को रखता हूं 50 किलोमीटर पर आवर की, तो मुझे टाइम कितना लगेगा बच्चों, 2 घंटे।
1 घंटे में 50, दूसरे घंटे में 50, ठीक है 2 घंटे लगते हैं। अब सुनना ध्यान से, अब अगर मैंने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी स्पीड कर दी 100 किलोमीटर पर आवर की, स्पीड को मैंने बढ़ा दिया तो टाइम कम लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। स्पीड मैंने बढ़ाई तो टाइम कम हो गया, स्पीड मैंने और बढ़ाई तो टाइम और कम हो गया, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शन, हमने एक चीज बढ़ाई, दूसरी अपने आप कम हो गई। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो उसको अपन कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक चीज को बढ़ाएंगे दूसरी चीज कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर कंडीशन की अगर बात करें यहां पे, इस चीज की, यहां पर बात ये तो समझ में आ गई कि फोर्स बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन होगा कैसे? मतलब चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे अपने को इसमें, ठीक है, ये भी तो समझना है। इसको हटा देते हैं, एक ग्राफ की मदद से इस चीज को समझें अगर। देखो यहां पे फोर्स मान लिया, यहां पे डिस्टेंस मान लिया, ठीक है। ये जो आर स्क्वायर है मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो डिस्टेंस में 1 टाइम बढ़ाया, कितना? 1 टाइम, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अगर मान लो मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो अब फोर्स कितना हो जाएगा? 1/2 टाइम्स इंक्रीज किया है, मतलब R इज इक्वल्स टू 2, तो 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है। इसी के बाद में अपन ने 3 टाइम्स किया तो 3 का स्क्वायर 9, 4 टाइम्स किया तो 4 का स्क्वायर इज 16 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब जरा देखो ध्यान से, एकदम से डिक्रीमेंट दिख रहा है आपको, एक नंबर भी बढ़ाया हमने, एक सिंगल डिजिट भी, तो कितना चेंज देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। एक नंबर से, सिर्फ एक नंबर से, ठीक है, एकदम से वैल्यू चेंज हुई है। बस यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि यहां से जो इनका ग्राफ बनेगा वो सडनली डिक्रीज होगा, एकदम से सडनली, मतलब बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखें। ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा इसका, और बहुत तेज एकदम से डाउन होगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। तो बच्चों अभी तक अपन ने ये देख लिया कि भाई कूलम्ब्स लॉ के अंदर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मन में आना चाहिए दो बातें कि K है कांस्टेंट, लेकिन क्या ये K जो कांस्टेंट है क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहता है? यस, ये रहेगा तो सही कांस्टेंट, लेकिन मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, लेकिन मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। अब एक जो इसकी फिक्स वैल्यू है वो हम एयर में मानते हैं, कितनी? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना बच्चों कि ये कांस्टेंट है बट डिपेंड्स ऑन मीडियम, मतलब पर्टिकुलर किसी मीडियम में ये फिक्स रहेगा, पर्टिकुलर किसी भी मीडियम में ये फिक्स रहेगा। और जो अपन एयर में या फ्री स्पेस में जो इसकी वैल्यू लेते हैं वो कितनी लेते हैं? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। इस वैल्यू को याद रखिए। एक टर्म आई फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब अपने यहां पे फिजिक्स के अंदर क्या क्या होता है समझो। फ्री स्पेस का मतलब होता है या तो एयर या तो वैक्यूम, ठीक है। इन दोनों को हमने फ्री स्पेस का नाम दिया। ऐसा सपोज कर लेते हैं कि एयर वैसे तो होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब लॉट्स ऑफ गैसेस आर देयर, ठीक है, डस्ट के पार्टिकल्स हैं। वैक्यूम जो है उसको एक बार खाली मान ले, लेकिन अपन यहाँ पे एयर और वैक्यूम दोनों को फ्री स्पेस मानते हैं, मतलब खाली जगह, ठीक है, जहां कोई आता जाता नहीं, ठीक है। अब देखो यहां से बात समझते हैं अपन के लिए।
अब यहां से अगर मान लो कि के की अपने को कोई पूछ ले कि भैया यूनिट बताओ, यूनिट ऑफ के कैसे निकालोगे, ठीक है। तो के लिए फॉर्मूला बना लो। के के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो यहां पे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। आर क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसमें मेजर होता है, मीटर में मेजर होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और Q1 और Q2 दो अलग अलग चार्ज हैं, ये भी कूलाम ये भी कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, तो यहां पे अपन ने जो यूनिट नहीं लगाई है अपन यहां पे लगा सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ओके तो ये जो था ये बेसिक बातें थी किसके बारे में, के बारे में। एक आखिरी छोटी सी चीज और, इसको मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जा रहा अभी, कि के की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। मैं यहां पे ऐसा कुछ नहीं लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, ऐसा O0 जैसा कुछ नहीं लगा रहा। इसका मतलब क्या है, इसको हम नॉर्मली अगर 0 लग जाता है तो इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। इस चीज के ऊपर ही अपना अगला एक लेक्चर बनाएंगे हम। यहां पे मैं अभी एप्सिलॉन की के साथ में m लगा रहा हूं, ठीक है, या आप खाली एप्सिलॉन भी छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एप्सिलॉन जो है ये क्या चीज है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली परमिटिविटी होती है। और अब जैसे इसका नाम है परमिटिविटी, कि मतलब नाम में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये परमिट करता होगा किसी ना किसी चीज को, ठीक है, देखेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। फिलहाल बच्चों इतनी बात क्लियर हो गई, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट अपने को टॉपिक पढ़ना है वो है कूलम्स लॉ का ही वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म के लिए देखो एक बात अपन पहले वाली चीज से समझते हैं कि जहां पे अपन ने देखा था कि F12 जो है वो बराबर तो हो रहा है F21 के, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे, दोनों चार्ज के, लेकिन डायरेक्शन देखो एक इधर जा रही थी एक इधर जा रही थी, तो दोनों के दोनों ऐसे जा रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब मैं चाहूं तो मैं यहां पे माइनस लगा दूं, ठीक भाई, एक को माइनस करके दिखाना है। माइनस क्या शो कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, वो अपोजिट है, दैट्स इट, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ है नहीं, समझ में आई बात? तो अब यहां पे जब डायरेक्शन की बात आ गई है तो अपन अब इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। फॉर्मूला तो पता है अपने को, सिंपल सा क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब समझो इसको जरा ध्यान से, ये डिस्टेंस थी अपनी r। अब समझना बच्चों, अब देखो यहां से जब Q1 ने Q2 पे फोर्स जब लगाया, जब Q1 ने Q2 पे फोर्स जब लगाया, तो सेकंड वाला जो है फाइनल पॉइंट काउंट होगा ना, यहां से तो फोर्स लगना शुरू हुआ है, इस पे लगा है, मतलब डायरेक्शन कौन सी, ये वाली, ठीक बात है भाई। Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, ठीक है, इसका मतलब यहां से शुरू हुआ यहां पे आके खत्म हुआ, मतलब एक्शन कहां हुआ है, इस जगह पे हुआ है, Q2 पे हुआ है। इसका मतलब फाइनल पोजीशन, अगर मैं इसको मान लूं कुछ देर के लिए कि ये R1 है और ये R2 है, तो इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 वेक्टर है भाई, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आई। R2 माइनस R1 जब Q1 Q2 पे लगा रहा हो, मतलब F21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। Q2 पे लग रहा है, Q1 की वजह से लग रहा है, ठीक है। फाइनल कौन हो गया, ये वाला, इस पे लगा। अगर मान लो इसी तरीके से यहां पे 2 लगा रहा हो 1 पे, तो फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया, R1 माइनस R2। बात समझ में आई कि भाई अगर 2 लगा रहा है 1 पे लगा रहा है,
तो क्या होगा, 2 लगा रहा है, 1 पे लगा रहा है, तो 1 माइनस 2 R1 माइनस R2, फाइनल कौन है, R1। भाई यहां से तो शुरू हुआ है लगना, R1 पे आया, ठीक है, फाइनल एक्शन तो इस पे हुआ ना। तो ये अपना फाइनल पॉइंट हो। फाइनल माइनस इनिशियल हम हमेशा लिखते हैं, 11th में भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये अपने को दो डायरेक्शंस पता चल गई। अब यहां से अगर अपन रैंडमली 2 1 ले, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, 2 पे लग रहा है, 1 की वजह से लग रहा है, ठीक है। या फिर अपन लें F on 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों ही कंडीशन में बच्चों फर्क कुछ भी नहीं आएगा, हमें सिर्फ करना क्या है, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें R कैप ऐड करना है। अब R कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है R कैप। चलो थोड़ा सा 11th पे चलते हैं, याद करो, आपने ऐसा कुछ देखा होगा, A कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर A अपॉन मोड ऑफ A, ठीक है। ऐसा कुछ देखा था, ध्यान है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाते थे, ठीक है। बस वही चीज है ये। अब यहाँ पे अपन ने A की जगह पे क्या मान लिया, R मान लिया। तो अगर इसको अपन उस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R वेक्टर R अपॉन मोड ऑफ R, वेक्टर R अपॉन मोड ऑफ R। तो अपन यहां पे ये दो अपने पास में कंडीशन बनी है, ठीक है। अपन रैंडमली कोई भी उठा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, F on 2 ड्यू टू 1 लो, चाहे F on 1 ड्यू टू 2 लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो समझो बात को, ये अगर लें तो K Q1 Q2 अपॉन R की वैल्यू को अपन अभी चलो लिख ही देते हैं, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। भाई R की वैल्यू क्या है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 इनटू जो R कैप अपन ने लगाया था, R कैप जो लगाया था वो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 अपॉन मोड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है, समझ में आई बात। अब जरा देखो ध्यान से, R1 माइनस R2 दोनों को करने क्या, मल्टीप्लाई कर देते। दोनों को जब अपन ने एक साथ लिखा तो क्या मिलेगा, K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 की पावर 1 तो पावर हो गई, प्लस क्या मिला, R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस 1 इज Q इंटू R1 माइनस R2। समझे बच्चों बात को। तो ये अपने पास में फाइनल फॉर्मूला जो निकल करके आया वो क्या आया, K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 की पावर 3 R1 माइनस R2 वेक्टर लगा तो सकते हैं, ठीक है। या तो ये बनेगा, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो डायरेक्शन चेंज करने पे क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 पावर 3 R2 माइनस R1 वेक्टर लगा। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया हो रही है। पता नहीं मौसम भी क्या है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिश है, एक ही दिन में सारे मौसम देख लिए आज। नोट कर लो बच्चों, वेक्टर लॉ। तो बच्चों अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है कि भाई कूलम्ब्स लॉ क्या सब टाइम लगेगा, क्या कूलम्ब्स लॉ हर बार हर जगह पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो अपन नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस क्या है कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन, ध्यान से सुनना। एक तो ये पहली बात कि अपन ने जो अभी कूलम्ब्स लॉ देखा था उसके अंदर ये देखा था कि एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है।
मतलब पॉइंट साइज चार्ज थे, मतलब छोटे छोटे से चार्ज थे, रुके हुए चार्ज थे, मूव नहीं हो रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है चार्ज का, उसके ऊपर ये नहीं लगेगा। मतलब जब चार्ज ऐसे फैल जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, तब ये नहीं लगेगा। ओनली वैलिड ऑन अ पॉइंट चार्ज, ओनली वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज। ये केवल वैलिड है कहां पे? केवल पॉइंट चार्ज पे वैलिड है, इस तरीके के चार्ज पे ये एप्लीकेबल नहीं है। देखो दूसरी बात जो आई, इसके लिए जरूरी है कि जो चार्ज है वो हमेशा एक रेस्ट पोजीशन में हो। ठीक है, अगर मान लो ये चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और ये एक सिंगल चार्ज है साथ, मतलब अगर ये एक जगह पे रखा हुआ है तो इसके ऊपर कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। अगर ये मूव कर रहा है तो ये एप्लीकेबल है या नहीं, क्वेश्चन मार्क है। देखो यहां पे दो कंडीशन बनेगी। पहली बात तो ये कि अगर ये सिस्टम स्टेशनरी रखा हुआ है एक जगह पे, दोनों चार्ज रुके हुए हैं, तो ये एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल या वैलिड लिख लेते हैं आसान भाषा में, वैलिड व्हेन चार्ज आर स्टेबल या स्टेशनरी। मतलब हिंदी में कहें तो रुके हुए चार्ज पे लगता है, रुके हुए चार्ज पे लगता है। ठीक है, सिस्टम कैसा होना चाहिए? रुका हुआ होना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पे चार्ज जो है वो कुछ भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों मूवमेंट में है, तो यहां पे कूलम्ब्स लॉ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब दोनों चार्ज मूव कर रहे हो, ठीक है, कुछ मोशन शो कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम चाहते हैं कि चार्ज मूव कर रहा हो और कूलम्ब्स लॉ लग जाए? तो यस, इट इज पॉसिबल, बट एक कंडीशन है, मिनिमम एक चार्ज अगर मूव कर रहा है तो दूसरा चार्ज रुका हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो दूसरा वाला चार्ज रुका हुआ होना चाहिए। अगर दोनों के दोनों चार्ज मोशन में है तो ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर इसको हम चाहते हैं कि एप्लीकेबल हो और एक चार्ज मतलब मोशन के अंदर भी एप्लीकेबल करवाना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि एक चार्ज मोशन में हो और दूसरा कैसा हो? स्टेबल हो, तभी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल व्हेन वन ऑफ द चार्ज इज मूविंग एंड अनदर वन इज इन स्टेशनरी फॉर्म। दूसरा वाला चार्ज रुका हो, पहला वाला या कोई भी दोनों में से एक जो है वो मूव कर रहा है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर दोनों मूविंग है तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तीनों एक बार वापस से देख लेते हैं बच्चों। पहला, एक्सटेंडेड चार्ज पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सटेंडेड पे ये एप्लीकेबल, इस तरीके के जो बॉडीज होंगी जहां पे चार्ज फैल गया है बहुत ज्यादा, ठीक है, एक जगह पे नहीं है, पॉइंट फॉर्म में नहीं है, तो वहां पे कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, ये तभी लगेगा जब दोनों के दोनों रुके हुए हैं, जब दोनों चार्ज रुके होंगे तब ये लगेगा। तीसरी बात बच्चों कि अगर दोनों मूवमेंट में है तो ये नहीं लगेगा। और चौथी बात, एक चालू है दूसरा रुका हुआ है, ये वाली कंडीशन तो एप्लीकेबल है। तो ये सेकंड अपना जो एक लेक्चर था कूलम्ब्स लॉ के ऊपर था। अब जो नेक्स्ट अपन लेक्चर लेके पढ़ेंगे वो होगा इसी के आगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बच्चों और बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।